6 जुलाई 1989 पृथ्वी के आसमान में एक अजीब सी 50 किलोमीटर बड़ी रेड जेलीफिश जैसी मिस्टीरियस शेप देखने को मिली, जिसको एक फोटो रिसर्चर आरसी फ्रांस द्वारा एक्सीडेंटली खींच ली गई थी। और ये पहली बार था जब इस तरह के किसी मिस्टीरियस शेप को कैमरे में कैद किया गया था। इसके बाद साल 1989 में ही एक शटल मिशन STS-34 के दौरान दोबारा से पृथ्वी के आसमान में इस मिस्टीरियस शेप को देखा गया, जो कैलकुलेशन के मुताबिक ऑलमोस्ट लाइट की 10% स्पीड से अर्थ की सरफेस की ओर बढ़ रही थी और आसमान में दिखने के केवल कुछ ही मिली सेकेंड्स में ही ये दोबारा गायब हो गई। इन घटनाओं के बाद से तो इस तरह की और मिस्टीरियस शेप्स को दुनिया भर में पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में देखा गया, जिन्हें वैज्ञानिकों ने बाद में TLEs इवेंट नाम दिया। लेकिन आखिर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दिखने वाली ये अजीब सी शेप क्या है और ये इतनी तेजी से कैसे गायब हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। हिडन मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। दोस्तों, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर दिखने में काफी खाली लगता है ना? लेकिन नहीं, क्योंकि रियलिटी में हमारा एटमॉस्फेयर मिलियंस ऑफ टेंस डिफरेंट गैसेस, मॉलिक्यूल्स और थर्मल एनर्जी से भरा हुआ है, जिसके कारण समय समय पर पृथ्वी पर कई अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे बारिश, तूफान एक्सेट्रा, जिनके पीछे की साइंस काफी एक्साइटिंग है। खास करके थंडर स्टॉर्म के दौरान होने वाली लाइटनिंग एंड अर्थ के पोल्स पर आसमान में दिखने वाली ये खूबसूरत सी अरोराज, जो कि मेरा फेवरेट इवेंट है। लेकिन कुछ समय से पृथ्वी के आसमान में रिसर्चर्स और भी कई अजीब इवेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर की ओर होते हैं। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी शेप्स भी काफी मिस्टीरियस है। अब वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह की अजीब सी आकृतियों को एल्विस, स्प्राइट, घोस्ट जैसे कई डिफरेंट नाम दिए गए हैं, लेकिन कलेक्टिवली वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें ट्रांजिएंट ल्यूमिनस इवेंट यानी कि TLEs कहा जाता है। TLEs के इस ग्रुप में सबसे ज्यादा फेमस है स्प्राइट्स। हाँ, वही 50 से 90 किलोमीटर बड़ी जेलीफिश जैसी आकृति, जिनके बारे में हमने सबसे शुरुआत में बात की थी। ट्रांजिएंट ल्यूमिनस इवेंट्स स्प्राइट्स पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर में सरफेस से 50 से 90 किलोमीटर के ऊपर दिखने वाली ये बड़ी सी जेलीफिश जैसी आकृति थंडरस्टॉर्म के दौरान तब बनती है जब एटमॉस्फेयर में हाई एलिवेशन पर मौजूद थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है, जो कि लाइट के स्पीड की 10% स्पीड पर होता है। अब ये थंडरस्टॉर्म्स क्लाउड्स में इकट्ठा हुए पॉजिटिव चार्ज का अर्थ की सरफेस की ओर एक बड़ा आउटबर्स्ट डिस्चार्ज इवेंट है, जिनके आसमान में दिखने की स्टोरीज तो कई 100 साल पुरानी है। लेकिन साइंस की दुनिया में साल 1920s में सबसे पहले स्कॉटिश फिजिसिस्ट CTR विल्सन ने अपर एटमॉस्फेयर में स्प्राइट्स जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने की प्रेडिक्शन की थी, लेकिन इनकी कंफर्मेशन साल 1989 में इनकी पहली तस्वीर के साथ ही की गई। स्प्राइट्स नॉर्मली रेडिश ऑरेंज या फिर ग्रीनिश ब्लू होती है, जो आसमान में कुछ मिली सेकेंड के लिए ही अपीयर होती है। लेकिन साल 1989 में इनके फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के बाद से अब तक इन्हें कई बार कैप्चर किया जा चुका है। अब नॉर्मली पृथ्वी के आसमान में देखने वाली लाइटनिंग के कंपैरिजन में स्प्राइट्स काफी ज्यादा कोल्ड प्लाज्मा इवेंट्स हैं, जिन्हें आप फ्लोरेसेंट ट्यूब में होने वाली केमिकल रिएक्शन लाइटनिंग से कंपेयर कर सकते हैं, जिन्हें ट्यूब में ट्रैप्ड गैसेस के आयोनाइज होने से एनर्जी मिलती है। अब स्प्राइट्स के रेड कलर में अपीयर होने की केमिस्ट्री को समझा जाए तो इसका कारण इस इवेंट के दौरान थंडरस्टॉर्म के आसपास नाइट्रोजन एटम्स के एक्साइटेड होकर रेडिश ऑरेंज कलर एमिट करने पर इन्हें यह कलर मिलता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि पृथ्वी के पोल्स पर दिखने वाले अरोराज ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? तो देखो, अरोराज जो कि यूजुअली सोलर रेडिएशन के चलते फॉर्म होती है ना, उनके ग्रीन कलर होने का कारण है उनका अर्थ के एटमॉस्फेयर में और भी ज्यादा एलिवेशन पर होना, जो कि नॉर्मली 100 से 300 किलोमीटर ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट दूसरी गैसेस से कहीं ज्यादा होती है, जिसके कारण जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होते हैं ना, तो ग्रीन लाइट एमिट करते हैं, जिसके कारण हमें अरोराज ग्रीन कलर की दिखाई देती है। वैसे स्प्राइट्स के अलावा भी कई दूसरे TLEs हैं, जिनके एटमॉस्फेयर में अलग अलग एलिवेशन पर अपीयर होने के कारण उनके कलर्स में भी काफी डिफरेंस आता है। नाउ फॉर एग्जांपल, ब्लू जेट्स। 24 जुलाई 2017 हवाई के आसमान में एक बड़ा ब्लू जेट देखा गया, जो एटलीस्ट 50 किलोमीटर ऊंचा था। अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में थंडरस्टॉर्म के ऊपर केवल कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखने वाले ये जेट्स अर्थ की सरफेस पर होने वाली लाइटनिंग से भी काफी मैच करती है।
बस फर्क इतना है कि जहां लाइटनिंग अर्थ के सरफेस की ओर अट्रैक्ट होती है ना, तो वहीं पर ये जेट्स थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स में ऊपर कलेक्टेड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बिल्कुल ऊपर की ओर मौजूद नेगेटिवली चार्ज्ड लेयर के इंटरैक्शन से फॉर्म होती है, जो इंटरैक्शन इन दोनों लेयर को इक्वलाइज करता है, जिसके दौरान इनमें मौजूद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तेजी से ऊपर की ओर निकलती है एंड एटमॉस्फेयर में 20 से 90 किलोमीटर ऊंची जा सकती है, जो कि काफी बड़ी हाइट है। अब ये नॉर्मली हमारी जेलीफिश यानी कि स्प्राइट्स के नीचे वाले एलिवेशन पर ही होती है, जहां एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो काफी मात्रा में मौजूद होती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण इन्हें अपना ये ब्लू कलर मिलता है। इसलिए आप कई तस्वीरों में देखेंगे कि जहां बड़े जेलीफिश टाइप लार्जर स्प्राइट्स बनते हैं ना, जो काफी नीचे तक फैले होते हैं, तो उनका वो हिस्सा जो एटमॉस्फेयर की आयोनोस्फेयर में होता है वो रेड कलर का दिखता है, जबकि इनका जो हिस्सा लो एलिवेशन पर स्ट्रेटोस्फेयर के पास होता है, वहां हमें इन स्प्राइट्स में भी ब्लू और पिंक कलर देखने को मिलते हैं। ये जेट्स यूजुअली दूसरे टीएलई इवेंट्स के कंपैरिजन में आसमान में कई ज्यादा बार ऑब्जर्व की गई है। फॉर एग्जांपल 14 सितंबर 2001 एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी द्वारा अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एक जाइगेंटिक जेट देखी गई थी, जो कि 70 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर में फैली हुई थी। जुलाई 2002 में भी 60 से 70 किलोमीटर लेंथ वाली 5 बड़ी बड़ी जाइगेंटिक जेट्स साउथ चाइना सी में ताइवान के ऊपर कैप्चर की गई थी, जो सभी मिलकर दिखने में एक बड़े पेड़ की तरह लग रही थी। ऑल्सो 28 मार्च 2017 ऑस्ट्रेलिया के आसमान में भी 4 बड़े बड़े जेट्स देखने को मिले थे एंड सेम चीज 16 अक्टूबर 2019 को गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी हुई। अब बारी आती है हमारे एल्विस की। डोंट वरी, ये यूट्यूब वाला एल्विस नहीं है, बल्कि यहाँ हम साइंस वाले एल्विस की बात करने वाले हैं एंड ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में अरोरा के बाद दूसरा सबसे ऊंचाई पर होने वाला टीएलई इवेंट है। ये ज्यादातर एटमॉस्फेयर में सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयोनोस्फेयर के भी सबसे ऊपरी हिस्से में बनते हैं और हाँ, ये भी एटमॉस्फेयर में सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए ही अपीयर होते हैं। अब इन्हें सबसे पहली बार 7 अक्टूबर 1990 में एक शटल मिशन के दौरान फ्रेंच गुयाना में रिकॉर्ड किया गया था। अब ये एल्विस दिखने में एक रेडिश रिंग टाइप शेप होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में 400 किलोमीटर के डायमीटर तक फैली हो सकती है, जिनके रेडिश होने का कारण बिल्कुल स्प्राइट के जैसा ही है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन भी स्प्राइट के काफी करीब होता है। इन शॉर्ट, इन्हें भी ये रेडिश कलर इनके आसपास मौजूद नाइट्रोजन गैस के लो प्रेशर पर आयोनाइज्ड होने से मिलता है। दोस्तों, अभी रिसेंटली 27 मार्च 2023 को एक बड़ा एल्विस इवेंट पोलवेरिगी इटली में अपीयर हुआ, जहां पर थंडरस्टॉर्म के ऊपर एक 360 किलोमीटर डायमीटर में फैली रेडिश रिंग देखने को मिली। और इंटरेस्टिंगली, स्प्राइट और एल्विस इन दोनों इवेंट को कंबाइन करके देखा जाए तो एल्विस स्प्राइट के ऊपर मौजूद क्राउन की तरह दिखती है। अब बात करते हैं घोस्ट्स की। अब देखो, इनका नाम घोस्ट्स क्यों ना हो, लेकिन ये दूसरे टीएलईज की ही तरह पृथ्वी के आसमान में होने वाले कुछ सबसे खूबसूरत इवेंट्स में से एक है, जो सीधा हमारी उस बड़ी सी लाइटनिंग जेलीफिश यानी कि स्प्राइट इवेंट से कनेक्टेड होती है, क्योंकि ये उन बड़े स्प्राइट्स के फुटप्रिंट्स हैं जो उनके डिसअपीयर होने के दौरान केवल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अपीयर होने वाले आफ्टर ग्लो होते हैं। इन्हें रिसेंटली साल 2019 में ही पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया था, इसीलिए इनकी काफी कम ही ऑफिशियल इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है। वैसे मुझे यकीन है कि अभी तक की वीडियो को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब इन टीएलई इवेंट्स को दुनिया भर में इतनी बार इमेजेस में कैप्चर किया जा चुका है, तो आखिर आज तक हमने इस तरह का कोई भी इवेंट अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा है? वेल, डोंट वरी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है एंड इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब टेक्निकली एक नहीं बल्कि 2 रीजंस अवेलेबल है। व्हाई कांट वी सी टीएलई इवेंट्स? पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि टीएलई इवेंट्स यानी कि ये एल्विस, स्प्राइट, घोस्ट, जेट्स कोई रेयर इवेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनकी डिस्कवरी के बाद से आज तक इस तरह के हजारों टीएलई इवेंट्स दुनिया भर में ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। यहां तक कि साल 2004 में ताइवान द्वारा लॉन्च की गई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर्मोसैट 2 की रिसर्च के मुताबिक टीएलई इवेंट्स इतने ज्यादा कॉमन होते हैं ना कि हर साल अर्थ पर इस तरह के लाखों टीएलई इवेंट्स अपीयर होते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये इवेंट्स यूजुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा हाइट पर अपीयर होते हैं, वो भी केवल कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए, यानी पलक झपकने जितनी देरी के लिए। क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में इतनी ऊपर से इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें अर्थ के सरफेस से देखना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही अलग अलग स्पेस एजेंसी की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का एक्सेस है, तो आपका काम बन सकता है।
क्योंकि हर साल दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस तरह के हजारों इवेंट्स की ऑब्जर्वेशन की जाती है, बट ज्यादातर ये डेटा पब्लिक नहीं किया जाता। इसलिए अगर फिर भी आपको इन्हें अपनी आंखों से ही देखना है तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम लो अर्थ ऑर्बिट तक तो जाना ही पड़ेगा, जिसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना, जो कि TLE इवेंट्स खास करके स्प्राइट और एल्विस को ऑब्जर्व करने के लिए वर्ल्ड का बेस्ट प्लेस है। एंड ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने इस तरह के इवेंट्स कई बार ऑब्जर्व भी किए हैं, जिनके इमेजेस कुछ इस प्रकार है। एविएशन सेफ्टी कंसर्न्स ड्यू टू TLE इवेंट्स। अब वैसे तो तूफान के दौरान फ्लाइट्स को नॉर्मली उड़ने ही नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी अगर फ्लाइट्स उड़ाई जाती है एंड उन्हें इस तरह के बड़े बड़े थंडरस्टॉर्म्स का सामना करना पड़ता है, एंड इस दौरान अगर वो फ्लाइट इन हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स डिस्चार्ज इवेंट्स की चपेट में आती है ना, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि जिस 50 से 100 किलोमीटर अबव सरफेस वाली हाइट पर TLE इवेंट्स होते हैं ना, उस हाइट पर दुनिया का कोई भी प्लेन ऑपरेट ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इतनी हाइट पर प्लेन्स उड़ पाते, तो हाँ, ये फ्लाइट्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे, क्योंकि इन इवेंट्स के दौरान जनरेट होने वाली लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स इनके आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को अफेक्ट कर सकती है। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि मॉडर्न डे के प्लेन्स काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर ही डिपेंडेंट होती है, इसीलिए उनके लिए ये खतरे की घंटी बन सकते थे। बट एज आई सेड कि इतनी हाइट पर अभी का कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता, तो अभी तो हमें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे आपको इन TLE इवेंट्स के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। साथ ही साथ इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने बात की है कि आखिर Voyager 1 और Voyager 2 इतने साल पुराना होने के बावजूद भी आज तक ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।